हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल के साथ रिवीजन पॉइंट के साथ मैंने आपको कवर कराया हुआ है। और अगर पसंद आएगी तो इसे शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। चलिए कल का क्विकली रिविजन करेंगे। कल दोस्तों मैंने पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, हाल ही में किस थीम के साथ 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। तो कल यहाँ पर थीम में थोड़ा सा गलती हो गई थी और इक्वलाइज जो है ये करेक्ट थीम रहेगी। आप लोगों ने कमेंट करके बताया, आप लोग को थैंक यू। इक्वलाइज जो है ये करेक्ट थीम रहेगी। एक्चुअली मैंने जिस वेबसाइट से लिया था क्वेश्चन, उस न्यूज वेबसाइट पर रॉन्ग दिया गया हुआ था। बाद में अदर वेबसाइट्स पर और क्रॉस चेक करने के बाद पता चला कि इक्वलाइज जो है ये इस बार की थीम है। तो याद रखिएगा, इक्वलाइज वर्ल्ड एड्स डे की थीम है। इस बार 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। फोर्ब्स के टॉप 100 भारतीय अमीरों की सूची में गौतम अडानी हैं। ठीक है, ये भारतीय अमीरों की सूची है। इसके अलावा भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में 100 राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी बनने वाले स्टेफनी फ्रेपर्ट ये फ्रांस से हैं। उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में प्रसून जोशी को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कल, ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई 22वें स्थान पर है, भारत में शीर्ष पर है। और चाइना के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया है। वहीं आरके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। एनडीटीवी समाचार चैनल के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है। सुदर्शन प्रहार अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया भारतीय सेना के द्वारा। ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने वन लाइनर के रूप में मात्र 1 मिनट में किया रिवीजन। अब हम लोग आज का करंट अफेयर देखेंगे। आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। देखो, वर्ड कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या फिर आपको कंप्यूटर खोल करके बनाने आना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब है आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट ना हो चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो। बेसिक नॉलेज जो कहते हैं ना, वो बेसिक नॉलेज आपको हो। तो ये कंप्यूटर की साक्षरता दुनिया भर में बढ़ाने के लिए, जिससे लोग अपने बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकें, दुनिया भर में मनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे। इसकी शुरुआत भारतीय कंप्यूटर कंपनी है NIIT, इसने की थी 2001 में। अपनी 20वीं वर्षगांठ पर इसने शुरू किया था। अच्छा, एक चीज और, कंप्यूटर साक्षरता तो आप जान लिए, अब कंप्यूटर के इतिहास के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप बताएंगे CDC 6600। CDC 6600 जो है ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। परम 8000 किसने बनाया है? CDEC ने। अपना जो CDEC वाली संस्था है ना, कहाँ पर स्थित है? पुणे में। इसके द्वारा ही बनाया गया था। तो परम बनाया गया। अब देखो, परम 8000 के बाद परम नाम से बहुत सारी सीरीज इसने लॉन्च करी। आप देखोगे परम पदम, परम सिद्धि, ठीक है, परम करके बहुत सारे कंप्यूटर्स लॉन्च हुए। फ्रंटियर जो है ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अभी हाल ही में इसने फुगाकू को पीछे छोड़ा है। किसको? फुगाकू को पीछे छोड़ा है। फुगाकू था जापान का, ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। लेकिन अभी हाल ही में करंट अफेयर की ही न्यूज है, मैंने आपको कवर कराया था, USA का फ्रंटियर जो है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। क्लियर इतना? जो लोग पेड बैच के हैं, जैसे CGL पेड बैच के या फिर SSC GD पेड बैच के, उनको मैंने कंप्यूटर की वीडियोस दी हुई हैं और वहां से वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने करा रखे हैं। अगला, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया? तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने एक वोटर के लिए भी पोलिंग बूथ बनाया है गुजरात में। गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और वहां पर एक फॉर ओनली वन वोटर के लिए गिर फॉरेस्ट में जो कि रहते हैं, तो सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके लिए एक पोलिंग बूथ बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, और जब कोई एक व्यक्ति रह रहा है तो इस देखो, बनाने का मतलब ये नहीं है कि केवल इनके लिए खास इनकी इनकी कुछ विशेषता रही है इस वजह से बनाया गया। इनके लिए पोलिंग बूथ बनाने का, घने जंगलों में पोलिंग बूथ बनाने का एक मात्र ये कारण था, उद्देश्य था कि लोगों के अंदर संदेश जाए कि देखो वोटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब वोटिंग सभी को करना चाहिए और
इधर से चुनाव आयोग की तरफ से हर प्रकार की कोशिश भी की जाएगी, चाहे आप क्यों ना घने जंगलों में सिर्फ अकेले क्यों ना रह रहे हो, आपको भी देने का अधिकार है और आपको भी आपसे भी वोट दिलाया जाएगा। ठीक है, आपके लिए भी व्यवस्था करी जाएगी। तो ये चीजें किया है चुनाव आयोग ने। गुजरात विधानसभा चुनाव चल रहा है अभी। ठीक है, अच्छा, पहले चरण की वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 में वर्णित किया गया है हमारे संविधान में। भारतीय चुनाव आयोग दोस्तों त्रिस्तरीय एक संस्था है। त्रिस्तरीय बोले तो मतलब 3 सदस्य एक प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि हैं राजीव कुमार जी, और 2 चुनाव आयुक्त हैं। एक अनूप चंद्र पांडे जी हैं, पहले से ही थे, और एक अभी अरुण गोयल की नई नियुक्ति हुई है। अरुण गोयल ये न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है। ये मैं क्यों इतना फोर्सली कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों न्यू अपॉइंटमेंट होते ही ये आ गए कंट्रोवर्सी में। यहाँ पर इनकी इतनी तेज प्रक्रिया में हुआ चयन कि सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें सवाल उठा दिया। बहुत सारे जजेस ने इसमें सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि हमें इनकी योग्यता पर कोई डाउट नहीं है कि अरुण गोयल बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, हमें इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर डाउट है। भारत सरकार हमें ये बताए कि कैसे इतनी तेजी के साथ प्रोसेस के साथ इनको नियुक्त किया गया, क्या ऐसी खूबी, क्या ऐसा चीज था, आपका प्रोसेस क्या था जिस वजह से इनको नियुक्त किया गया आनंद फानन में चुनाव आयुक्त, आप बताइए। ठीक है, तो इसको लेकर के ये विवाद हुआ था और अब आपको याद ही हो गया होगा नाम, ये तीनों आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, गुजरात के बारे में जानेंगे। गुजरात अगर आप इंडिया के मैप में देखना चाहोगे तो यहाँ पर है, आपको मिल जाएगा गुजरात। गांधीनगर राजधानी है। भूपेंद्र पटेल बीजेपी पार्टी से अभी सीएम है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और यहाँ पर आपको झीलों की अगर बात करें तो नल सरोवर झील मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नल सरोवर और कांकरिया, ये दोनों ज्यादा पूछा जाता है। गिर नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी है, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है। गरबा डांडिया, ये यहाँ बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एक लोक नृत्य है और अभी हाल ही में गुजरात से पूछा गया था सीजीएल एग्जाम में। रासलीला वैसे तो आप यहाँ नहीं रखेंगे, रासलीला वैसे मोस्टली यूपी का होता है। ठीक है, चलो, तो गुजरात अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। ठीक है, सबसे ज्यादा कोस्टल बॉर्डर वाला ये राज्य है गुजरात। आगे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो विधानसभा सीटें आपको पता होनी चाहिए। 182 विधानसभा सीटें हैं, 33 जिले हैं। लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीटें जाती हैं। राजकीय पशु है एशियाई शेर और राजकीय पक्षी है हंसावर। राजकीय पुष्प है गलगोटा। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकोट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया? तो सिपकोट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने किया है। किसने? एम.के. स्टालिन। इनका नाम आप याद रखेंगे, ये तमिलनाडु के सीएम हैं। इन्होंने सिपकोट औद्योगिक पार्क का उद्घाटन अभी किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। सीएम इनॉग्रेट सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क इन पेराम्बलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ओके, ये 243.39 एकड़ में फैला हुआ एक औद्योगिक पार्क होगा। औद्योगिक पार्क क्या होता है? इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है? इंडस्ट्रियल पार्क वो होता है, समझ लो, एक ऐसा स्पेस जहां पर कई सारी इंडस्ट्रीज स्थापित करी जाएंगी और जो छोटे से लेकर के बड़ी तक की इंडस्ट्रीज होंगी हर प्रकार की, और वहां पर इसको स्थापित करने से क्या होगा कि एक मार्केट बन जाएगी और फिर वहां पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल पाएगा। ठीक है, तो सिपकोट औद्योगिक पार्क यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये खास करके चमड़ा उद्योग के लिए ज्यादा होगा, यहाँ पर फोर्स किया जाएगा। सिपकोट का मतलब होता है स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो स्टेट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, कॉर्पोरेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये तमिलनाडु सरकार के लिए द्वारा जारी किया गया है, पेरम्बलूर जिले के एरियूर में। क्लियर है? अब तमिलनाडु आया है, तो चलिए देख लेते हैं ये कहां पर है। इंडिया के मैप में नीचे देखोगे ये रहा तमिलनाडु। चेन्नई इसकी कैपिटल है। सीएम है एम.के. स्टालिन, डीएमके पार्टी से हैं। इनकी आत्मकथा अभी आई हुई है, उंगलिल ओरुवन। उंगलिल ओरुवन, ठीक है ना, याद रखिएगा, आत्मकथा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा झीलों की अगर बात करें तो पुलिकट झील, कालीवली, सिंगानल्लूर, ये सभी यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। गुइंडी नेशनल पार्क है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है। अच्छा, देखो, लोक नृत्य यहाँ का भरतनाट्यम, करगट्टम, ओलियट्टम है। और अभी जो सीजीएल का एग्जाम चल रहा है ना, उसमें समझ लो कि पारंपरिक या फिर मैं कहूँ कि कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर हो या कल्चर जीके हो, स्टैटिक जीके हो, ये बहुत पूछा जा रहा है। तो कल्चर बोले तो आर्ट एंड कल्चर में जैसे लोक नृत्य हो गया, लोकगीत हो गया, ठीक है, कौन सा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, कौन सा महोत्सव किस लिए फेमस है, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। तो आपको आर्ट एंड कल्चर हमेशा पढ़ करके जाना है। वैसे इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं। आपको अगर सिंपली किसी भी चीज की अगर वीडियो चाहिए ना, तो एक बार यूट्यूब पर सर्च किया करो, उस टॉपिक का नाम आगे लिख दिया करो और सामने जस्ट उसका एमजेटी एजुकेशन लिख दिया करो।
ठीक है, टॉपिक का नाम और एमजेटी एजुकेशन, जैसे लोक नृत्य एमजेटी एजुकेशन, तो आप सर्च करोगे तो आपको वीडियो जरूर मिलेगी और आपका डेफिनेटली हेल्प मिलेगा आपको आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये आर्ट और कल्चर जो है, जितने भी अभी आने वाले टाइम पर जिसका जिसका भी एग्जाम है सीजीएल का, आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। और इस पर मैं वीडियोस भी लगातार मैं टॉपिक बाय टॉपिक देते जा रहा हूँ, जो जो चीजें आपको इस तरह आपके लिए मिलती जा रही हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये सारी चीजें हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें आप देख सकते हैं, 38 जिले हैं यहाँ पर। आगे बात करते हैं। ठीक है, सिलहट सिलचर महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ? सिलहट सिलचर महोत्सव दोस्तों ये अभी असम में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? असम में। एक्चुअली में सिलहट सिलचर जो फेस्टिवल है ना, ये इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने के लिए आयोजित किया गया है, मनाया गया है। ये इस बार का पहला संस्करण है सिलहट सिलचर फेस्टिवल का। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि देखो, बांग्लादेश को हम लोगों ने 1971 में आजाद करवाया पाकिस्तान से, बहुत बड़ा योगदान रहा भारत का। ठीक है, 93,000 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान के घुटनों के बल बैठ करके आत्मसमर्पण किए थे। वहीं इंडिया को भी आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, तो इंडिया को 75 साल से ज्यादा और इधर बांग्लादेश के 50 साल से ज्यादा, इन दोनों की आजादी को सेलिब्रेट करने के लिए ये दोनों ने अभी हाल ही में आयोजित किया असम की बराक घाटी में एक महोत्सव, जो कि पहला संस्करण था सिलहट सिलचर महोत्सव। ठीक है, तो इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये आयोजित किया गया है। ठीक, अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री का विमोचन किया गया? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखा है विक्रम संपत ने। विक्रम संपत एक जाने माने राइटर हैं और इन्होंने ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत जो है ये विक्रम संपत की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, इनकी पुस्तकें पूछी जाती है और बहुत ही फेमस ये राइटर है। इस पुस्तक का पूरा नाम ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। इसका विमोचन किया है कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने और पेंगुइन इंडिया के द्वारा ये पब्लिश कराई गई है। बहरहाल अपनी भी एक पुस्तक आ चुकी है, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, नहीं तो आप लोग कमेंट करके मुझे डांटने लगोगे। आगे यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं, उनके लेखकों का नाम है, रिवीजन कर लेते हैं। ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, इसको साहिल सेठ ने लिखा है, मैंने आपको बताया ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा जरूर। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर की बुक है, डॉक्टर विमल जलान। डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, रेने नावा की पुस्तक। विनिंग द इनर बैटल, सेन वाटसन की पुस्तक आई हुई है। और खिलाड़ियों से रिलेटेड जो भी पुस्तकें हैं, जो भी उनकी आत्मकथाएं हैं, उन पर भी मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो दी हुई है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, सचिन तेंदुलकर वाला बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है, प्लेइंग इट माई वे, और वो पहले दिन के पहले ही शिफ्ट में सीजीएल में पूछ लिया गया। इसीलिए कहता हूँ जो चीजें आपको रिवाइज कराई जाती है वो पढ़ते चलो। इसकी वीडियो आई हुई है खेल खिलाड़ियों की, वो दिया गया है, आप उसको जरूर जाए देखें। मंदिर मस्जिद पर कल मैंने 3D में वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के उसको जरूर देखें। ठीक है, जितने भी मंदिर हैं भारत में। नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन, गौतम बोरा की पुस्तक है। कार्टूज साहब, मेजर जनरल इयान कार्डोज। द वर्ड ए फैमिली हिस्ट्री, साइमन सेबॉक की। एक्सीडेंटल जार, एंड्रू एसवीस की। नाउ यू ब्रीथ, राखी कपूर की पुस्तक। और इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के द्वारा बुक लॉन्च हुई और धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं इन्होंने पुस्तक का विमोचन किया था। और विक्रम संपत की ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। आगे, हाल ही में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने कहां पर तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों अपने रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने, आप सबको पता है अभी नई नियुक्ति हुई है। इन्होंने अभी हाल ही में चेन्नई में, कहां पर? चेन्नई में तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। खास बात तो ये है कि ये इस बार का पहला संस्करण था। यहाँ पर आप देख पाओगे, डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमाने इनॉग्रेट कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन चेन्नई। तो 1 से 2 दिसंबर को ये चेन्नई में आयोजित किया गया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव या कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये CSC के नाम से जाना जाता है। देखो, ये समिट जो है ना, ये भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस में के बीच में आयोजित की जाती है। इसकी थीम इस बार रखी गई है कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। वैसे तो ये पहले कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के नाम से जाना जाता था, CSC के नाम से, लेकिन अब वही CSC का नाम कोस्टल सिक्योरिटी समिट हो गया है। 2011 में ही तब शुरू हुआ था, लेकिन ये तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन के रूप में अभी पहली बार आयोजित किया जा रहा है चेन्नई में। क्लियर? आगे, हाल ही में किसने भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर रिपोर्ट जारी करी? तो ये रिपोर्ट जारी करी है विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश पर रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया हुआ है।
जैसे जैसे आगे आने वाले टाइम पर 2037 तक इंडिया जो है ना, यहाँ पर एक डिमांड देखेगा कि हर एक 15 सेकंड पर कोई न कोई एक नया एयर कंडीशनर डिमांड कर रहा होगा। हर 15 सेकंड पर एक नए एसी की डिमांड होगी। इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा इंडिया का। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया है कि 2050 तक भारत की अधिकतम बिजली की मांग स्पेस कूलिंग से आने की उम्मीद है। स्पेस कूलिंग क्या होता है? जैसे कि आप अपना रूम है या कोई भी स्पेस है जहां पर वर्क प्लेस है, उसको ठंडा करना चाहते हो, मतलब वहां पर आपको काम करना है तो उसको ठंडा करना चाहते हो। ठंडा कैसे करोगे? एसी लगा करके। ठीक है, तो एसी में सबसे ज्यादा खपत क्या होता है? बिजली। ठीक है, तो यानी कि 2050 जो है अधिकतम बिजली की जो मांग होगी ना, वो स्पेस कूलिंग को लेकर के होने वाली है। इसके अलावा और क्या बताया गया कि 2040 तक भारत में स्पेस कूलिंग की बाजार क्षमता और निवेश ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर का होगा। इसके अलावा 2037 तक देखिए 8 गुना ज्यादा मांग बढ़ जाएगी। हर 15 सेकंड में नया एक एयर कंडीशन लोगों को चाहिए होगा। अगले 2 दशकों में, 2 डिकेड में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 435% की वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा गर्मी से संबंधित उत्पादकता में गिरावट के कारण भारत में 34 मिलियन लोगों की नौकरी जा सकती है। ये सभी रिपोर्ट देकर दे वर्ल्ड बैंक ने बिल्कुल डरा दिया है, चौंका दिया है इंडिया को। इंडिया वैसे 2070 तक अपने आप को कार्बन एमिशन फ्री करने वाला है, और देखना है 2070 तक कार्बन एमिशन फ्री होता है कि नहीं, क्योंकि 2037 में ही जब ये स्थिति आ जाती है तब तो बहुत तेजी से भारत को एक्शन लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका में द एम्सरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? द एम्सरी ऑफ पीस अवार्ड ये मिला है श्री श्री रविशंकर को। अमेरिका में इनको सम्मानित किया गया है। श्री श्री रविशंकर आप सब लोग जानते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। तो इनको अभी हाल ही में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? ये अमेरिका में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय के द्वारा सम्मानित किए गए हैं, प्रतिष्ठित द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से, अमेरिकी शहर मेम्फिस में। अच्छा, श्री श्री रविशंकर जी जो दोस्तों ये वैश्विक स्तर पर मानवता की वकालत करते ही हैं, आध्यात्मिक नेता हैं। साथ ही साथ ये एक एनजीओ है आर्ट ऑफ लिविंग, उसके ये फाउंडर भी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार एयरक्राफ्ट इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया? तो एयरक्राफ्ट इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली कंपनी बन गई है रोल्स रॉयस और इजीजेट। दोनों ने मिलकर के ये किया है कारनामा, एयरक्राफ्ट को हाइड्रोजन फ्यूल से चला दिया है। हाइड्रोजन फ्यूल आप सबको पता है, ये फ्यूचर ऑफ फ्यूल कहा जाता है, फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है, कि इसमें कार्बन का एमिशन नहीं होता है और इस वजह से ये पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल होने वाला है। और भविष्य में आप जानते हो पर्यावरण को लेकर के काफी ज्यादा चिंता जताई ही जाती रहती है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन फ्यूल को भविष्य का ईंधन कहते हैं, और ये अभी यूज कर दिया है इन्होंने एयरक्राफ्ट में। अब आप सोचोगे इतने साल बीत गए सर, मतलब अभी तक हाइड्रोजन गैस का यूज कोई करता ही नहीं था ईंधन के रूप में। क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि हाइड्रोजन को ना कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, तो इस वजह से इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल था। तो लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हो रही है, तो आप देख रहे हो जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन बना दी। ठीक है, भारत में भी बहुत सारे हाइड्रोजन से रिलेटेड प्लांट खुल रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हाइड्रोजन आधारित प्लांट खुला है। ठीक है, और ऐसे अब एयरक्राफ्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर अब इंजन यूज किया जा रहा है, हाइड्रोजन ईंधन का यूज किया जा रहा है। तो अब धीरे धीरे आने वाला जो टाइम है ना, ये हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करने वाला है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन इजीजेट और रोल्स रॉयस ने मिलकर के बना दिया है। इंजन का नाम है AE2100A टर्बोप्रोप इंजन। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र जो है ना, यूनाइटेड नेशन, इसने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत कब तक रखा है? अभी मैंने बताया 2070 तक। भारत 2070 तक हो जाएगा कार्बन जीरो कार्बन एमिशन वाला देश, और 2047 तक हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि वॉरियर अभ्यास का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो दोस्तों अभी मैंने कल भी आपका रिवीजन कराया था, भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर अभ्यास अभी तक चल रहा था, और इसका ये 12वां संस्करण था। अभी हाल ही में ये संपन्न हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 12th एडिशन एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर कंक्लूड्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आयोजित हुआ, 13 नवंबर से ये चल रहा था और 30 नवंबर को जाकर के ये समाप्त हुआ। बहुत बड़ा ये अभ्यास था भारत और सिंगापुर के बीच में, महाराष्ट्र में देवलाली में ये फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा था। इस बार का 12वां संस्करण था। कल मैंने कुछ और अभ्यास आपको रिवाइज कराए थे,
जैसे कल क्वेश्चन में आपको बताया गया था राजस्थान में भारतीय सेना सुदर्शन प्रहार अभ्यास कर रही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि युद्ध अभ्यास अभी 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक चला उत्तराखंड में भारत और अमेरिका के बीच में। चाइना इसको लेकर के बहुत ज्यादा विरोध भी कर रहा है क्योंकि भारत चाइना बॉर्डर पर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी आयोजित किया जा रहा है, 11 दिसंबर तक चलेगा। अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर के बीच में 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। हरिमो शक्ति भारत मलेशिया के बीच में 28 से 12 दिसंबर, ठीक है। इसके अलावा गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में 21 नवंबर को हुआ। काजिंद जो है अभ्यास, काजिंद ऐसे लिखोगे आप, काजिंद, ठीक है ना, कजाकिस्तान और इंडिया, कजाकिस्तान और इंडिया, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, बीच में दिसंबर में भी ये आयोजित होगा। क्लियर है ना। ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको आई होगी वीडियो पसंद। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप लोग के लिए हमने पुस्तक लॉन्च करी हुई है, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर। बहुत तेजी के साथ लोग ले रहे हैं, तो लिमिटेड स्टॉक अब बचने वाला है, तो आप जल्दी से ऑर्डर करें, वरना आपसे आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। आप लोग पुस्तक की डिमांड कर रहे थे, आप लोग के लिए पुस्तक ला दी गई है। तो ये पुस्तक आपको अमेजन पर मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के इसको बाय कर सकते हैं। फुल डिटेल कंटेंट, हर एक चीज कवर करके, इसके अलावा स्टैटिक भी, रिवीजन पॉइंट भी, सारा कुछ आपको बताया गया है। इन सबको आप ले सकते हैं, ठीक है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? गोवा में है। रिटेल डिजिटल रुपए के पहले चरण का पायलट प्रोजेक्ट में से किस बैंक को शामिल किया गया? ये पूछा था मैंने, तो इसमें ये सभी बैंकें रहेंगी, ठीक है। आज आपसे क्या पूछा गया है? आज आपसे पूछा गया है G20 सम्मेलन का विषय क्या है, ठीक। आगे, भारत अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? अच्छा, यहाँ पर ना, जैसे ये जो विषय पूछा गया है G20 का, इसमें जो लोगों में लिखा गया है वो आप बताइएगा। वैसे भारत ने, आपको पता होगा, एक थीम भी लॉन्च करी हुई है, अगर वो याद हो तो वो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फ्री में क्विज और पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कराई जाएगी आपको एमजीटी ऐप पर। एमजीटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, रोजाना की पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में प्राप्त कीजिए। टेलीग्राम पर वन लाइनर भेज जाती है, तो वन लाइनर भी रिवीजन आप कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।